संविधान की प्रस्तावना। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रश्न। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर व्यापक विवरण प्रस्तुत करें। उत्तर। प्रत्येक देश के संविधान की अपनी एक प्रस्तावना होती है जिसके द्वारा संविधान निर्माण के उद्देश्य, समाज की आवश्यकताओं और सरकार की विचारधारा का पता चलता है। CJ फ्रेडरिक ने कहा है कि प्रस्तावना के द्वारा जनमत प्रतिबिंबित होता है और इसी से संविधान अपनी सत्ता को प्राप्त करता है। KM मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री का नाम दिया है। संविधान का निर्माण प्रस्ताव के साथ शुरू करना एक सर्वमान्य प्रथा बन गई है। यहाँ तक संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान में भी प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं होती, परंतु जब संविधान की कोई धारा संदिग्ध है और उसका अर्थ स्पष्ट नहीं तो न्यायालय इसकी व्याख्या करते समय प्रस्तावना की सहायता ले सकते हैं। परंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुबारी मामले में दिए गए निर्णय को उत्तर दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और संविधान के उपबंधों के निर्वाचन में इसका बड़ा महत्व है। संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना का अर्थ। इसका अर्थ प्रारंभिक कथन से है जो किसी भी अधिनियम के मुख्य उद्देश्यों एवं जरूरतों को अभिव्यक्त करता है। CJ अय्यर ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है कि वे क्या करना चाहते थे। भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश गजेंद्र गाटकर का कहना है कि प्रस्तावना संविधान के बुनियादी दर्शन का दस्तावेज है। प्रस्तावना की ऐतिहासिकता। दिनांक 13 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जिसमें घोषणा की गई कि संविधान सभा भारत को सर्वप्रथम संपन्न लोकतांत्रिक गणतंत्र बनाना चाहती है और इसका शासन चलाने के लिए एक संविधान बनाना चाहती है। भारत एक संघ होगा। केंद्र तथा राज्यों का कार्य क्षेत्राधिकार परिभाषित किया जाएगा। केंद्र तथा राज्य अपनी शक्ति आम जनता से प्राप्त करेंगे। देश के सभी व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, समान स्तर, अभिव्यक्ति, धार्मिक, व्यवसाय, संघ निर्माण आदि की स्वतंत्रता होगी। अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों एवं जनजातियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। देश की एकता एवं अखंडता को कायम करने का प्रयास किया जाएगा। इस प्रकार उद्देश्य प्रस्ताव के प्रकाश में ही संविधान प्रस्तावना का निर्माण किया गया। संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा जा सकता है। 1. संविधान का स्रोत। 2. शासन का प्रकार। 3. संविधान के लक्ष्य। 4. स्वीकृति अव क्रियान्वयन की तिथि। संविधान का स्रोत। सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द यह इंगित करते हैं कि भारतीय संविधान का स्रोत जनता है। भारतीय शासन की अंतिम सत्ता जनता में निहित है तथा भारतीय जनता ने ही संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया है। प्रस्तावना का सार बिंदु यह है कि हम भारत के लोग भारत के संविधान को अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। संविधान के किसी भी प्रावधान में पृथक से यह इंगित नहीं किया गया है। शासन की समूची शक्ति जनता से प्राप्त हुई है। अतः प्रस्तावना द्वारा प्रभुसत्ता के अधिवास की समस्या के विवाद की समाप्ति कर दी गई है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि नया संविधान किसी बाह्य शक्ति ने आरोपित नहीं किया है। अमेरिका की भांति भारतीय संविधान के निर्माण में राज्य की बजाय भारत की जनता का सर्वोपरि हाथ है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार प्रस्तावना यह स्पष्ट कर देती है कि इस संविधान का आधार जनता है एवं इनमें निहित प्राधिकार और प्रभुसत्ता सब जनता से प्राप्त हुई हैं। शासन का प्रकार। टाइप ऑफ गवर्नमेंट। प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रीय गणराज्य घोषित किया गया है जिसका वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। सॉवरेन स्टेट। 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी मिलने पर भी भारत को कानूनी रूप में अधिराज्य का दर्जा ही प्राप्त था। ऐसा अधिराज्य जिसे अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने का अधिकार था। नए संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक स्वतंत्र तथा प्रभुसत्ता संपन्न राज्य बतलाकर अधिराज्य स्तर की समाप्ति बतलाई गई है। वास्तव में भारत 15 अगस्त 1950 को ही पुनर्तः स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न राज्य बना। 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक ब्रिटेन का सम्राट भारत का भी सम्राट था तथा भारत का गवर्नर जनरल उसका प्रतिनिधि था। 26 जनवरी 1950 के दिन नए संविधान के लागू होने से ही यह व्यवस्था समाप्त हुई। समाजवादी राज्य। इंडिया इज अ सोशलिस्ट स्टेट। पहली बार नवंबर 1976 में संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद के शब्द को जोड़ा गया जिसका समर्थन सभी वर्ग के लोगों ने किया। कांग्रेस पहले से ही भारत में प्रजातंत्रीय समाजवाद की स्थापना करना अपना लक्ष्य घोषित कर चुकी थी। इसके साथ ही साथ संविधान में अंकित किए गए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत समाजवाद का समर्थन करते हैं।
समाजवाद का अर्थ है कि भारत में शासन व्यवस्था इस प्रकार चलाई जाए जिससे आर्थिक असमानता कम हो तथा इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न किया जाए जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों को अपना विकास करने के लिए समान अवसर प्रदान हो। देश के विकास का फल थोड़े से लोगों के हाथों में न रहकर समाज के सभी वर्गों को बिना भेदभाव के प्राप्त हो। इसके साथ साथ देश में जो आर्थिक असमानता पाई जाती है उसे दूर करने के लिए उचित कदम उठाए जाए। समाजवाद के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही 42वें संशोधन के अंतर्गत राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों से श्रेष्ठ घोषित किया गया। इसी संशोधन के द्वारा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में कुछ अन्य समाजवादी सिद्धांत शामिल किए गए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। 42वें संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है जो भारत को निस्संदेह धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाती है। धर्मनिरपेक्ष का अभिप्राय यह है कि भारत में सभी वर्गों को बिना किसी भेदभाव के अपनी इच्छा अनुसार अपने धर्म में विश्वास करने एवं उसका प्रचार करने का अधिकार होगा। लेकिन इसके साथ साथ व्यक्ति कोई ऐसा कार्य न करेगा जिससे कि दूसरे व्यक्ति के धर्म में बाधा पड़े। इसी संदर्भ में राज्य किसी के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य किसी विशेष धर्म की किसी प्रकार की सहायता नहीं करेगा। वस्तुतः राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा। भारत एक लोकतंत्रीय राज्य है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक स्टेट। संविधान की प्रस्तावना में भारत की लोकतंत्रीय राज्य घोषित किया गया है। देश में जनता के द्वारा राजशक्ति का प्रयोग किया जाएगा। राजशक्ति पर किसी एक वर्ण विशेष का एकाधिकार नहीं होगा। शासन का संचालन बहुमत के सिद्धांत के आधार पर होगा। उन्हीं कानूनों को लागू किया जाएगा जिन्हें जनता का समर्थन प्राप्त होगा। राज्य में कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा और राज्य की सीमा में निवास करने वाले समस्त स्त्री पुरुषों को समानता प्राप्त होगी। भारत ऐसा लोकतंत्र होगा जिसमें अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्राप्त होगी तथा समाज में आर्थिक शक्ति का समतायुक्त वितरण होगा ताकि किसी भी वर्ग का शोषण न हो। भारत में राजनैतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की भी व्यवस्था की गई है। भारत एक गणराज्य है। इंडिया इज अ रिपब्लिक। भारत एक गणराज्य है। गणराज्य वह राज्य होता है जिसका अध्यक्ष लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो। उसका पद वंशानुगत या पैतृक नहीं होता। इंग्लैंड, नेपाल तथा जापान गणराज्य नहीं है क्योंकि इन राज्यों के अध्यक्ष लोगों द्वारा नहीं चुने जाते। अमेरिका का अध्यक्ष भारत की भांति जनता द्वारा निर्वाचित होता है। भारत में राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति है जो अप्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित होता है। उसका चुनाव एक ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा होता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। वे सदस्य लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। राष्ट्रपति को संसद में जनता के प्रतिनिधियों द्वारा महाभियोग की कार्यवाही करके हटाया भी जा सकता है। संविधान के उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना में भारतीय गणराज्य के उद्देश्य बतलाए गए हैं जो कि इस प्रकार है। न्याय, जस्टिस। हमारे संविधान की प्रस्तावना में न्याय के उल्लेख का विशेष महत्व है। संविधान निर्माता इस बात से भली भांति परिचित थे कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना में स्वतंत्रता और समानता के अलावा न्याय अनिवार्य है। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की स्थापना में प्रयास करना राज्य का कर्तव्य माना गया है। सामाजिक न्याय से अभिप्राय है कि मानव मानव के बीच में जाति, वर्ण के आधार पर भेद न माना जाए और प्रत्येक नागरिक के उन्नति के समुचित अवसर सुलभ हो। राज्य का यह दायित्व हो जाता है कि दुर्बल वर्गों का शोषण रोके और उनके विकास के लिए कार्य करे। आर्थिक न्याय से अभिप्राय है कि उत्पादन एवं वितरण के साधनों का न्यायोचित वितरण हो और बल का कुछ ही हाथों में केंद्रीकरण न हो जाए। आर्थिक न्याय की प्राप्ति के लिए समुदाय की भौतिक संपत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बांटा हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। राजनीतिक न्याय का अभिप्राय है कि राज्य के अंतर्गत समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। इस प्रकार प्रस्तावना में उत्बंधित न्याय के विचार से लोक कल्याणकारी राज्य का विचार दृष्टिगोचर होता है और नागरिकों को जीवन के अन्य क्षेत्रों में न्याय का आश्वासन दिया जाता है। स्वतंत्रता, लिबर्टी। प्रस्तावना में इस बात पर जोर दिया गया है कि राज्य समस्त नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करेगा। यहाँ स्वतंत्रता से तात्पर्य नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता से है। विचार, अभिव्यक्ति, भाषण देना, संघ बनाना, संपत्ति रखना आदि नागरिक स्वतंत्रताएं हैं। मतदान में भाग लेना, प्रतिनिधियों को चुनना, निर्वाचन में खड़ा होना, सार्वजनिक पद पर नियुक्ति का अधिकार, सरकारी नीतियों की आलोचना करना आदि राजनीतिक स्वतंत्रताएं हैं। प्रस्तावना में नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास हेतु स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया है।
समानता, इक्वालिटी। समानता से अभिप्राय है कि अपने व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए प्रत्येक मनुष्य में अंतर नहीं होना चाहिए। सभी नागरिकों को देश के शासन विधान में समान भाग मिलना चाहिए। लिंग, नस्ल अथवा संपत्ति के आधार पर राजनीतिक अधिकारों का निषेध नहीं होना चाहिए। समान योग्यता और समान श्रम के लिए वेतन भी समान होना चाहिए। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य का अथवा एक वर्ग को दूसरे वर्ग के आर्थिक शोषण करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। बंधुत्व, फ्रेटर्निटी। प्रस्तावना में यह भी कहा गया है कि राज्य नागरिकों में आपसी प्रेम भाव बढ़ाने का प्रयत्न करेगा ताकि भारत में हर मनुष्य की प्रतिष्ठा हो तथा भारतीय राष्ट्र में एकता की भावना बढ़े। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भ्रातृभाव शब्द का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीयों की सांस्कृतिक विभिन्नताओं को देखते हुए ऐसा उद्देश्य भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिया जाना स्वाभाविक ही था। एम.वी. पायली के शब्दों में, न्याय, स्वतंत्रता और समानता के आधार पर निर्मित नए राष्ट्र का उद्देश्य यह है कि सभी यह अनुभव करें कि वे एक ही धरती के बच्चे हैं, उनकी मातृभूमि एक है। व्यक्तिगत गौरव को स्थापित करने का विश्वास। Assuring the dignity of individuals। प्रस्तावना में व्यक्ति के गौरव को बनाए रखने के लिए व्यवस्था की गई है। स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों ने भारतीयों के गौरव को मान्यता प्रदान नहीं की। भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। आजादी के बाद भारतीयों में गौरव को बनाए रखने के लिए प्रस्तावना में इस बात को अंकित किया गया कि बिना गौरव अनुभव किए कोई भी राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। इस तरह से संविधान की प्रस्तावना के द्वारा भारत में व्यक्तिगत गौरव को स्थापित रखा जाएगा। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सभी व्यक्तियों को मौलिक अधिकार समान रूप से दिए गए हैं। राष्ट्र की एकता तथा अखंडता की स्थापना। एस्टेबिलिटी ऑफ द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द मोशन। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो शासन की नीति के कारण भारत का विभाजन हुआ था, इसलिए संविधान निर्माता भारत की एकता को बनाए रखने के बड़े इच्छुक थे। वस्तुतः संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता को बनाए रखने की घोषणा की गई। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया गया, सभी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई तथा सारे देश के लिए एक ही संविधान को अपनाया गया। 42वें संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया है। संविधान को अंगीकृत करने की तिथि। डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की प्रस्तावना से हमें इस बात का भी पता चलता है कि हमारा संविधान कब तैयार हुआ तथा हमने इसे कब अपनाया। संविधान सभा ने जो कार्य 9 दिसंबर 1946 को आरंभ किया था, वह 26 नवंबर 1949 को संपन्न हुआ तथा उस दिन संविधान सभा ने भारतीय लोगों के नाम पर संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित किया। परंतु यह संविधान पूर्ण रूप से 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। निष्कर्ष। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना सर्वोत्तम रूप से लिखी गई है। यह संसार के अन्य संविधान उससे बेहतर है। जहां तक आदर्शों की अभिव्यक्ति का प्रश्न है, कितने संविधान की आत्मा निवास करती है और भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधने का निश्चय किया ताकि एक नए भारत का निर्माण किया जा सके। हमारे देश में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व सर्वोपरि रहे हैं। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने प्रस्तावना को संविधान का अमूल्य भाग माना है। इस प्रकार संविधान की प्रस्तावना समानता, राजनीतिक, नैतिक व धार्मिक मूल्यों का स्पष्टीकरण करती है जिन्हें संविधान प्रोत्साहित करता है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.